Hello students, I hope you all are doing really well. So this video is part 2 of the explanation of chapter 4 structure of atom. Today our first topic is arrangement of electrons. In this the first point is the maximum number of electrons which can be accommodated in energy level of the atom is given by 2n square where n is equals to number of energy लेवल दैट मीन्स कि किसी भी एनर्जी लेवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं या कितने हम फिल कर सकते हैं वो हम पता लगाते हैं। हमारे पास फार्मूला दिया गया है 2n स्क्वायर, जहाँ पर जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ़ एनर्जी लेवल। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने इससे पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लासरूम में डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स है वो हम पहले से जानते हैं क्या है। एनर्जी लेवल K, L, M एंड n। ठीक है, ये जो रूल है, ये जो फार्मूला है, ये अप टू द एटम्स हैविंग एटॉमिक नंबर 18 के लिए है। ठीक है, तो यानी कि जो n है वो कहाँ तक हो सकता है, n इज इक्वल्स टू 1 to 18। हमारे पास एनर्जी लेवल शेल्स है K, L, M, N। ठीक है, इस फार्मूले से K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2, L में 8, ठीक है, M में 18 और N में 32। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। हमारी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फर्स्ट पॉइंट क्लैरिफाई हो गया। सेकंड पॉइंट है द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इवन इट हैज़ द कैपेसिटी टू एकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल कुछ भी हो सकती है। जैसे हीलियम के लिए उसकी आउटर मोस्ट शेल K है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए वो कुछ और है, कार्बन के लिए वो कुछ और है। ठीक है, वो K, L, M, N चारों में से कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। हालांकि जैसे कि हमारे पास शेल N है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 हो सकते हैं, लेकिन अप टू एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 18 हम क्या करते हैं कि जो आखिरी एनर्जी लेवल होता है उसमें सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकते हैं। अगर उसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो यानी कि वो स्टेबल हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डू नॉट ऑक्यूपाई ए न्यू शेल अनलेस ऑल द इनर शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स कि हम जब तक अगली एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट नहीं करते हैं, जब तक हमारी पहले वाली एनर्जी लेवल्स क्या नहीं हो जाते हैं, पूरे फिल नहीं हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। ठीक है, तो इसको जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2, 8, 7। ठीक है, तो हम इसको जब तक 7 पे नहीं आता है, जब तक हमारे पास 2 और 8 वाली शेल पूरी तरीके से कम्प्लीटली फिल नहीं हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। ठीक है, कुछ नोबल जो गैस होती है हमारे पास, नोबल गैस कौन सी होती है, जिसकी जो आखिरी एनर्जी लेवल है वो क्या होता है, कम्प्लीटली फिल होता है। तो ऐसा एलिमेंट क्या कहलाता है, नोबल गैस कहलाता है। तो ये जो नोबल गैस है इसकी इनर्टनेस से हम क्या समझते हैं, नोबल गैसेज आर केमिकली अनरिएक्टिव। जो नोबल गैसेज होती है वो क्या होती है, केमिकली अनरिएक्टिव होती है, यानी ये किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट्स इन देयर एटम्स आर वेरी स्टेबल विच डू नॉट अलाउ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। इसके अंदर जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है वो इतने अच्छे से की गई होती है, या फिर वो इतने अच्छे तरीके से अरेंज्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं कि वे अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने नहीं देते। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जो आइसोटोप होते हैं वो एक ही एलिमेंट के दो एटम, दो अलग अलग या दो से ज़्यादा अलग अलग एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया गया है, क्लोरीन के 2 एटम दिए गए हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है लेकिन दोनों का जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। एक आइसोटोप का मास नंबर है 35 और दूसरे का है 37। सिमिलरली हमारे पास हाइड्रोजन के भी 3 एटम देखो नीचे दिए गए हैं, ये तीनों आइसोटोप हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन तीनों का मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। एक का मास नंबर है 1 तो दूसरे का है 2 और लास्ट वाले का क्या है, 3। तो यानी कि किसी भी एलिमेंट के वे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर अलग हो वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, द आइसोटोप्स विच कैन अनस्टेबल। ठीक है, वे आइसोटोप्स क्या है जो अनस्टेबल है, यानी कि वे किसी के साथ भी केमिकली रिएक्ट कर सकते हैं एंड एमिट वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन, और उनके अंदर से क्या है, बहुत अलग अलग टाइप की रेडिएशंस यानी कि तरंगें निकलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बोलते हैं।
ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया कार्बन 14 सोडियम 24। देखिए जो हम नॉर्मली जो कार्बन पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, कार्बन 12, लेकिन यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो कौन सा दे रखा है, कार्बन 14। ठीक है। अब देखिए इसकी एप्लीकेशंस यानी कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है वो कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, देखिए पहली एप्लीकेशन दे रखी है यूज एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो हमारे रिएक्टर्स होते हैं उसमें जो फ्यूल की तरह काम करते हैं वो कौन होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है। यूज्ड एज ट्रेसर्स इन मेडिसिन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर्स एंड ब्लड एक्सेट्रा। ठीक है, ये मेडिसिन में, दवाइयों में, यहाँ पे मेडिसिन का मतलब है कि जितनी भी डिटेक्टिंग मशीन्स हमारे पास होती है जो हमारे किस शरीर में ट्यूमर या ब्लड की पहचान करती है, उसको ट्रेस करती है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यूज्ड इन इंडस्ट्री टू डिटेक्ट द लीकेज इन अंडरग्राउंड ऑयल पाइपलाइंस। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में हम इसको यूज़ करते हैं ताकि जो भी अंडरग्राउंड ऑयल पाइपलाइंस है अगर उसमें कोई लीकेज हो जाती है तो वो हम किसके द्वारा पता लगा सकते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के द्वारा पता लगा सकते हैं। ठीक है। लास्ट टॉपिक है आपका चैप्टर का आइसोबार्स। आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट द सेम मास नंबर। आइसोबार्स क्या होते हैं, एक सिंगल एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है पर मास नंबर सेम होता है। यानी कि हमने अभी इससे पहले पढ़े आइसोटोप्स, उसमें क्या था, मास नंबर सेम था, नहीं मास नंबर डिफरेंट था और जो एटॉमिक नंबर था वो क्या था, सेम था। यहाँ पे आइसोबार्स में क्या है, जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है और मास नंबर क्या है, सेम है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है आर्गन और कैल्शियम, इन दोनों का देखो एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है लेकिन दोनों का मास नंबर सेम है, 40 है। ठीक है, तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स में क्या डिफरेंस है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। वहीं पर जो आइसोबार्स है उसमें क्या है, एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन इसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ MCQs हैं। ठीक है, पेपर में MCQs भी आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट MCQ दिया हुआ है, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय। ठीक है, पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो J.J. थॉमसन के द्वारा किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। विच इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg एटम यानी मैग्नीशियम की। तो क्योंकि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 12, तो जब हम इसे KLMN अरेंजमेंट में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 282। इस तरीके से आपको किसी भी एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए आ सकता है। ठीक है। थर्ड क्या है, द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 3 पॉजिटिव चार्जेस। हमारे पास कोई आयन है किसी एलिमेंट का, उसके पास 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, मास नंबर क्या है उसका 27 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 14 है। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन, तो उसके पास इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होगा। तो देखिए थोड़ा सा माइंड से हम इसको सोचेंगे, इसने क्या कहा है कि 3 पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं। ठीक है, दे दिए हैं और इसने न्यूट्रॉन का नंबर कितना बताया है 14 और जो मास नंबर है वो कितना है 27। तो मास नंबर से अगर हम इसे रिलेट करें तो ये इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए, क्योंकि जिसका भी एटॉमिक नंबर 13 होता है जिस एलिमेंट का, ठीक है, उसका जो मास नंबर होता है वो कितना होता है 27 और 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सिलिकॉन का। ठीक है, तो उस हिसाब से जो इसका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा एन अल्फा पार्टिकल इज़ ऑल्सो नोन एज, जो अल्फा पार्टिकल होता है, तो हमने पहले भी टॉपिक में मैंने आपको समझाया है, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और मोस्टली ये जो एक्चुअली में जो होते हैं वो क्या होते हैं, हीलियम के आयन्स होते हैं और जो हीलियम है उसकी वैलेंसी कितनी होती है 2 पॉजिटिव। तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए डबली चार्ज हीलियम आयन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के लिए कौन सा आइसोटोप यूज़ किया जाता है, तो वो हो जाएगा P32। देखो ब्लड कैंसर के लिए पूछा है तो P32, लेकिन अगर वो सिर्फ कैंसर के लिए पूछता है तो हमारा आंसर हो जाता कोबाल्ट 60 CO60। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से रखेंगे कि कौन से कैंसर ट्रीटमेंट के लिए वो आपको आइसोटोप पूछ रहा है। लास्ट MCQ है विच सिम्बल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट बोहर्स ऑर्बिट। जो बोहर थे उन्होंने जो अपना पूरा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट मॉडल ऑफ एटम दिया था तो वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे दिया था, तो वो जो ऑर्बिट्स है वो कौन सी उसमें रिप्रेजेंट होती हैं, KLMN, जो कि हमने इस चैप्टर में अप टू एटॉमिक नंबर 18 वाले एलिमेंट्स के लिए पढ़ी थी। ठीक है,
MCQs हमारे फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन व्हाई दीज आइसोटोप्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल यानी कि एक जैसी क्यों होती है, ठीक है। बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द ओनली शेल, ठीक है। क्योंकि सबका क्या होता है, इनकी लास्ट वाली की शेल में क्या होता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और हमें पता है कि जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है सबके सेम होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है। द आइसोटोप्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। बिकॉज ईच वन हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबके पास एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसी के साथ हमारे सेकंड पॉइंट का आंसर भी हमने दे दिया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। किसी एटम की ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब होता है। तो देखिए, द स्टेट ऑफ एन एटम वेयर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आर इन देयर लोएस्ट एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, ठीक है। जब हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसका जो सबसे लोएस्ट यानी कि जो सबसे पहला वाला जो एनर्जी लेवल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ठीक है। वाई इज़ एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव। तो ये एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए जो एटम है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। लास्ट में है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अनसॉल्व, ठीक है। 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको क्या करना है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन पूछा है, हाउ इट वाज शोन दैट एन एटम हैज़ अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस विद इन इट। ये हमने कैसे पता लगाया था कि एटम के अंदर क्या होता है, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है। तो ये जो रदरफोर्ड का मॉडल हमने पढ़ा था वहाँ से आप इसका आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। लास्ट है हमारा, ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एंड सोडियम। तो आपको ये भी इसमें करना है, ठीक है। दोनों की स्ट्रक्चर बनानी है। वाई आर सम एलिमेंट्स केमिकली इनर्ट। जो एटम होते हैं वो केमिकली इनर्ट क्यों होते हैं। एंड व्हाट इज़ द चार्ज एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज और मास कितना होता है ये आपको बताना है, जो कि मैंने आपको नोट्स में लिखवाया भी है और समझाया भी है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी में ध्यान से करेंगे और सारे ही नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।